हेलो एवरीवन। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है, हम लोग दरखाइम को पढ़ रहे थे और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हमने कवर किए थे। कुछ कॉन्सेप्ट जो रह गए थे आज हम उनको कवर करेंगे। तो इसमें हम पढ़ रहे थे, बाकी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हमको पढ़ना था डिवीज़न ऑफ लेबर। तो इससे पहले हमने पढ़ा था सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी में हमने बताया था जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी थी उसके परिणाम स्वरूप डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बाद कैसे डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ, जैसे कि मैंने बताया था जो पहले थी मैकेनिकल सॉलिडारिटी, उसमें क्या था, उसमें होमोजेनिटी थी, सामूहिकता का भाव था। लोग एक साथ रहते थे, जो भी बनाते खाते थे अपना काम अपने आप हो जाता था वहाँ पे। फिर जैसे जैसे हेट्रोजेनिटी बढ़ती रही, सॉलिडारिटी आती गई, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जब आई तो क्या हुआ, फिर काम का बंटवारा हो गया, क्योंकि बहुत सारा जो पहले थोड़े लोग मिलके काम कर लेते थे, अब जब ज़्यादा लोग हो गए तो फिर काम बंट गया। तो यहीं से डिवीज़न ऑफ लेबर की स्टार्टिंग हुई। ये मैंने उसी में बताया था जब हम आपको सावयवी एकता बता रहे थे या सावयवी समाज बताए थे, तब हमने उसमें बताया था कि यहीं से उत्पत्ति होती है डिवीज़न ऑफ लेबर की। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर सबसे पहले कि क्या है। तो एक वर्ड में अगर हम बात करें डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है, तो डिवीज़न ऑफ लेबर का जो श्रम विभाजन है, इसका मतलब है कार्यों का बंटवारा। मतलब जब हम कोई भी वर्क है इसको कई पार्ट में बांट देंगे तो ये हो जाएगा डिवीज़न ऑफ लेबर। आ गया समझ में। अब सबसे पहले श्रम विभाजन की बात किसने की, तो श्रम विभाजन की जो पहले बात की थी वो की थी एडम स्मिथ ने। किस में, अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में। ये क्लियर हो गया। पहले बात की थी श्रम विभाजन की एडम स्मिथ ने द बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक श्रम विभाजन। तो जब भी बात होगी सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर तो उसमें कौन आएगा, सबसे पहले उसकी बात की दरखाइम ने, और इसके जनक कौन बने, दरखाइम बन गए। सामाजिक श्रम विभाजन के जनक बने दरखाइम, क्योंकि सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर की बात की थी दरखाइम ने, जबकि श्रम विभाजन की बात की थी एडम स्मिथ ने अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में। तो डिवीज़न ऑफ लेबर, और हमने ये भी आपको बताया था कि ये जो बात की थी वो पार्ट सेकंड में की थी, और ये नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपको डिस्कस किया था। तो अब हम बात करते हैं सामाजिक श्रम विभाजन क्या होता है। इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे सॉलिडारिटी ऑर्गेनिक में चेंज होगी वैसे वैसे डिवीज़न ऑफ लेबर बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो दुर्खीम का सामाजिक श्रम विभाजन था, इस पे प्लेटो का प्रभाव था। इसमें दुर्खीम के सामाजिक श्रम विभाजन पर प्लेटो का प्रभाव पड़ा था। और जो दुर्खीम मानते हैं सामाजिक श्रम विभाजन का कारण, वो मानते हैं डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी से दुर्खीम ने डिवीज़न ऑफ लेबर को एक्सप्लेन किया है। उनका मानना है दुर्खीम का कि जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिवीज़न ऑफ लेबर बढ़ता जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम अपनी फैमिली में रहते हैं, हम अकेले हैं या हमारे 2-4 लोग की फैमिली है, तो हमने अपना काम, अपने परिवार का काम खुद कर लिया। अब मैंने कुछ टाइम के बाद कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ की तो उसमें बहुत सारे लोग हो गए, क्या हो गया, जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कई सारे लोग हो गए तो फिर वो जो हम काम रेगुलरली बेस पे स्वयं कर लेते थे या मेरी फैमिली कर लेती थी, वो काम अब अकेले नहीं हो सकता है। तो अब क्या होगा, डिवीज़न ऑफ लेबर करना पड़ेगा, यानी हमने जो स्टार्टिंग में बताया था कार्यों का बंटवारा करना पड़ेगा। कार्यों का बंटवारा कैसे करेंगे, हम जितने भी लोग हैं उन सभी को अलग अलग काम दे देंगे। जब इन सभी को अलग अलग वर्क दे देंगे तो क्या होगा, ये सब लोग अपना अपना काम कर लेंगे और ये मिलकर क्या करेंगे, फिर
हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा करके हम किसी भी समाज की व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं और अपने समाज में सहयोग कर सकते हैं और इस तरह से सोसाइटी चलती रहेगी। तो इसमें इन्होंने ये कहा जो जनसंख्या का घनत्व डेंसिटी बढ़ रही है, इसकी वजह से डिवीज़न ऑफ लेबर का जन्म हुआ और यही कारण है कि डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ अकॉर्डिंग टू दरखाइम। तो ये समझ में आ गया, क्योंकि जो पहले जो यांत्रिक एकता थी, यांत्रिक समाज था, उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं था, वहाँ पे लोग डेंसिटी कम थी तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे काम भी बढ़ते गए और काम इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उनको बांटना पड़ा। तो ये हो गया डिवीज़न ऑफ लेबर। मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम एक्सप्लेन करते हैं दरखाइम ने। मैं इसको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बता रही हूँ, आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप इस तरह से आंसर्स में मेन चीज़ मेंशन करके बता सकते हैं। जो मैंने अभी बोला है वो आप इस थ्योरी में पूरा अगर नोट डाउन करके अच्छा आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इसको मेंशन कर दीजिए कि ऐसे ऐसे जनसंख्या बढ़ती है तो ऐसे ऐसे काम बढ़ते हैं, तो इस तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। अब हम बात करते हैं दरखाइम ने डिवीज़न ऑफ लेबर को कितने भागों में बांटा है। तो इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर को 2 भागों में बांटा है। वो 2 भाग कौन से हैं? एक है नॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर और एक है एबनॉर्मल। एक है नॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर, एक है एबनॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर। तो नॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है? जो मैंने आपको उसमें बताया था एनाटॉमी की थ्योरी में कि थोड़े बहुत छोटे छोटे अपराध और आत्महत्या नॉर्मली सोसाइटी में क्या होता है, होता रहता है, थोड़ा बहुत 1-2 चलता रहता है, हर समाज में कुछ ना कुछ पाया जाता है। तो नॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया। इससे क्या होता है, समाज में जो भी चीज़ें हैं वो ख़राब, बहुत ज़्यादा सिस्टम ख़राब नहीं होता है, चलता रहता है। लेकिन अब नॉर्मल कब होगा? जब कोई भी यही क्राइम, आत्महत्या का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो सोशल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी डिसफंक्शनल हो जाएगा, प्रक्रियात्मक रूप से ये समाज में क्या करेगा, समाज को विघटित करने लगेगा। और ये क्या करता है, समाज में एकता लाने का काम करता है। तो एकता कैसे लाएगा, मतलब इससे कोई समाज में डिस्टर्बेंस नहीं होता है नॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर से। लेकिन अब नॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर जब हो जाता है, बहुत ज़्यादा जब रेट्स बढ़ जाती हैं तो क्या होता है, समाज विघटित होने लगता है। और इन्होंने इसको भी 2 भागों में बांटा है। अब नॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर को भी 2 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से 2 भाग हैं? एक है इसमें एनाटॉमी और दूसरा है फोर्स्ड। एनाटॉमी को कहेंगे आदर्श शून्यता और फोर्स्ड को कहेंगे बलात्। यानी जब आदर्श शून्यता की स्थिति कब आती है, जब समाज में नियम जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाते हैं, यानी नियम का उल्लंघन होने लगता है और जो भी पहले से नियम बनाए गए हैं, धर्म, प्रथा, कानून, उन सबको जब ढंग से नहीं फॉलो किया जाता है तो ये कंडीशन आ जाती है, एनाटॉमी की कंडीशन आ जाती है। और फोर्स्ड डिवीज़न ऑफ लेबर तब होता है जब किसी का कोई काम करने का मन नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती उसको कोई काम कराया जा रहा है, तो वो फोर्स्ड डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, डिवीज़न ऑफ लेबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर और अब नॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर। फिर अब नॉर्मल के भी 2 टाइप है, एनाटॉमी और फोर्स्ड डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, मैंने बहुत ही कंसाइज वे में आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँगी। Okay, now we will discuss some another important topic, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज़, यानी जो समाजों का वर्गीकरण बताया है दरखाइम ने, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दरखाइम ने सोसाइटी को बांटा है 4 भागों में, जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें पहला जो टाइप है वो है सिंपल सोसाइटी।
सिंपल सोसाइटी। सिंपल सोसाइटी का मतलब हो जाएगा साधारण समाज। नेक्स्ट है सिंपल पॉली सेगमेंटल। मतलब साधारण बहुखंडी समाज। नेक्स्ट है सिंपल कंपाउंड पॉलीसेगमेंटेड। इसका मतलब हो गया साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला डबल कंपाउंड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी। मतलब दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लेक्चर लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्योंकि एक तो ये पूछता है कि सोसाइटी जो है दरखाइम की वो कौन सी हैं। 4 टाइप हैं। फर्स्ट है सिंपल सोसाइटी, नेक्स्ट है सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, और नेक्स्ट है सिंपल कंपाउंड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, लास्ट है डबल कंपाउंड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी। तो इसमें ये है, अगर आपको ऐसे याद करना, तो जब हम स्पेंसर आपको हमने पढ़ाया था तब हमने बताया था कि अगर दोहरे तक बात होगी तो वो दरखाइम होंगे, अगर तिहरे तक बात होगी तो स्पेंसर होंगे। याद करने के लिए टाइप तो दोनों के ही 4 हैं, और इसमें हिंदी में है साधारण समाज, साधारण बहुखंडी समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज, उसके बाद लास्ट आ जाएगा दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज। तो जो ये पहला वाला समाज है सिंपल सोसाइटी, तो इसमें क्या हुआ करता था, पहले सिर्फ गोत्र हुआ करते थे और इसलिए बहुत ही सिंपल सोसाइटी थी। फिर जब ये गोत्र थे ये कुछ कुछ खंडों में बट गए। कई खंडों में जब बटे तो क्या हुआ, छोटे छोटे इससे गांव हो गए। तो इस वाले जो सेकंड टाइप है उसमें क्या हुआ, छोटे छोटे गांव या फिर जनजाति समूह हो गए। तो सिंपल कंपाउंड जो साधारण बहुखंडी समाज है उसमें इसका एग्जांपल क्या होगा, छोटे छोटे गोत्र मिलकर छोटे छोटे गांव बन गए और कई पार्ट में डिवाइड हो गए। तो उसके बाद जब ये छोटे छोटे गांव और साधारण मिश्रित जो साधारण बहुखंडी समाज था, ये वाला समाज था, ये जब कई खंडों में बटा तो फिर क्या हुआ, साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज बन गया। और साधारण मिश्रित जब बहुखंडी समाज बना तो इसमें क्या हुआ, जनजातियां भी मिल गईं। तो जनजातियां मिली और उसके बाद जो डबल कंपाउंड पॉलीसेगमेंटेड समाज हुआ तो उसमें ये समाज मिल गया जाके, साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज जो था वो कई पार्ट में डिवाइड हुआ। कहने का मतलब है ये एक दूसरे से सारे लिंक हैं। इसके कई सारे पार्ट मिलके ये बनाते हैं, फिर इसके कई सारे पार्ट मिलके ये बनाते हैं, इसके कई सारे पार्ट मिलके ये बनाते हैं। और लास्ट वाला आते आते बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसमें दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज जो है उसमें क्या पाया जाता है, जो बड़े बड़े नगर हैं, बड़े नगर हो गए या राजधानियाँ हो गई, ये इसका एग्जाम्पल है, इसमें ये आती है। तो कहीं एग्जाम्पल में अगर पूछ ले कि किस में गोत्र कौन से समाज का उदाहरण है तो साधारण समाज का हो जाएगा, या फिर छोटे छोटे गांव किस समाज का उदाहरण है तो ये हो जाएगा साधारण बहुखंडी समाज। उसके बाद अगर पूछ ले ट्राइबल ग्रुप किस समाज का है तो साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज का। और लास्ट में जैसे आपको पता है जो कैपिटल वाली सिटीज़ हैं या बड़े बड़े जो नगर हैं वो किस में आएंगे, वो लास्ट वाले डबल कंपाउंड यानी बहुत ज़्यादा मिश्रित बहुखंडी समाज में आएंगे। तो
ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिए अगर आपको नहीं लर्न है। और अगर लर्न है तो आप इतना ध्यान रखिए, सिंपल समाज से स्टार्ट होगा और सिंपल पॉलीसेगमेंटेड के बाद फिर उसके बाद डबल पॉलीसेगमेंटेड आएगा और लास्ट में डबल पॉलीसेगमेंटेड आएगा और कंपाउंड यहाँ से शुरू हो जाएगा थर्ड वाले उस पार्ट से, और लास्ट वाला जो है वो डबल पे फिनिश होगा। कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लेता है लगाओ, तो पहले हो जाएगा साधारण समाज और लास्ट में हो जाएगा डबल समाज, अगर आपको पूरा नहीं याद रहे तो। वैसे इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सबसे पहले सिंपल होगा समाज, दूसरा वाला सिंपल पॉलीसेगमेंटेड है, यहाँ से बहुखंड होना शुरू होगा और यहाँ से आपको दोनों में कंपाउंड लगाना है, तो ये सिंपल कंपाउंड होगा, ये डबल कंपाउंड समाज होगा। तो इट्स वेरी सिंपल और आप इसको लर्न कर लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ सुसाइड। आत्महत्या का सिद्धांत जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं आत्महत्या का क्या मतलब होता है। तो आत्महत्या का मतलब तो आप सभी को पता है कि स्वयं अपने प्रयासों से जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है तो उसको कहते हैं आत्महत्या। यहाँ पे हम मेंशन कर दें, स्वयं अपने जीवन को समाप्त करना। ठीक है, तो ये हो गया आत्महत्या। जब कोई स्वयं अपने जीवन को समाप्त कर लेगा तो उसे आत्महत्या कहेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं दुर्खाइम ने कैसे ये स्टडी की। तो दुर्खाइम ने जो ये स्टडी की उसमें इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इन्होंने जो पुलिस रिकॉर्ड था उसके आधार पे जो भी तथ्य उपलब्ध थे, डेटा जो भी उसके पास था पुलिस रिकॉर्ड के पास, उसको इन्होंने क्या किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया था। उसका इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। जो पुलिस रिकॉर्ड के पास डेटा उपलब्ध था उसका कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद इन्होंने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ सुसाइड। सामाजिक जो आत्महत्या का सिद्धांत है वो कहीं पूछेगा कि कैसे डेटा कलेक्ट किया था, कहाँ से, तो वो पुलिस रिकॉर्ड के पास डेटा जो उपलब्ध था उसकी कंपैरेटिव स्टडी की थी। और इसमें इन्होंने 11 देश का अध्ययन किया था, वहाँ से डेटा लिया था। तो ये भी पूछ लेता है कितने देशों से डेटा लिया था, तो 11 देशों से लिया था। ये क्लियर हो गया। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो थ्योरी ऑफ सुसाइड है उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी हम आपको ये बताएंगे कि इसमें ये भी पूछता है, जो दुर्खाइम ने स्टडी की है उसमें किस में सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है और किस में सबसे कम आत्महत्या होती है, वो उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी करके निकाला था। जो वो सबसे इंटरेस्टिंग बात है और वो हम आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ बता रहे हैं। तो इसमें आपको ये याद करना है कि ये मैं आपको बता रही हूँ, प्रोटेस्टेंट, शहरी, अविवाहित, सैनिक, महिलाएं गर्मी में ज़्यादा आत्महत्या करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। ये मैंने आपको बताया कि आप आसानी से याद कर सको। दुर्खाइम के अकॉर्डिंग जो आत्महत्या है वो कहाँ ज़्यादा होती है और कहाँ कम होती है या कब कम होती है, और ये अध्ययन करने के बाद उन्होंने रिज़ल्ट निकाला है जो वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये मेरी एक ट्रिक है, आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। जो प्रोटेस्टेंट, शहरी, अविवाहित, सैनिक महिलाएं हैं वो गर्मी में आत्महत्या ज़्यादा करती हैं। है मज़ेदार ट्रिक। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। प्रोटेस्टेंट, शहरी, अविवाहित, सैनिक महिलाएं गर्मी में आत्महत्या ज़्यादा करती हैं। बस आपको एक कोटेशन याद करना है और आपका आंसर बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। कई सारे आंसर्स आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि वो पूछेगा कौन ज़्यादा करते हैं कौन कम करते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। प्रोटेस्टेंट अधिक करते हैं तो कैथोलिक जो होंगे वो क्या करेंगे, कम आत्महत्या करेंगे। शहरी लोग आत्महत्या ज़्यादा करते हैं तो जो ग्रामीण लोग होंगे वो क्या करेंगे, आत्महत्या कम करेंगे। अविवाहित लोग आत्महत्या ज़्यादा करते हैं तो विवाहित लोग कम करेंगे। सैनिक लोग आत्महत्या ज़्यादा करते हैं
तो जो गैर सैनिक है या जो सिविलियन है या जो आम नागरिक हैं वो क्या करेंगे, कम आत्महत्या करेंगे। महिलाएं आत्महत्या ज़्यादा करती हैं तो पुरुष आत्महत्या कम करते हैं। गर्मी में आत्महत्या ज़्यादा होती है तो ठंडी में आत्महत्या क्या होगी, कम होगी। है मज़ेदार ट्रिक, आप सभी को मज़ा आया? तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये भी पूछता है किस में ज़्यादा आत्महत्या हो रही है, किस में कम होती है, कई बार पूछा जा चुका है। तो बस आपको ये 6 चीज़ें लर्न करनी है कि प्रोटेस्टेंट, शहरी, अविवाहित, सैनिक महिलाएं गर्मी में आत्महत्या ज़्यादा करती हैं और आप इसके अपोजिट तुरंत कर लेंगे। तो मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको याद हो सके। और ये इन्होंने जो डेटा जो रिकॉर्ड था उनके पास उसमें से अध्ययन करके निकाला था। तो इस आधार पर इन्होंने देखा, जो ये एनालाइज़ किया उसके आधार पर इनको क्या पता चला, जो आत्महत्या है, क्योंकि भाई शहरी कर रही है और अविवाहित कर रही है, सैनिक कर रही है, महिलाएं गर्मी में ज़्यादा कर रही हैं, तो कोई एक व्यक्तिगत कारण इसका थोड़ी ना है। उन्होंने ये पाया कि ये जो आत्महत्या हो रही है व्यक्तिगत कारण की वजह से नहीं हो रही हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉजेज़ छुपे हुए हैं। अगर कोई एक होता, व्यक्ति कर रहा होता, तो ये समझ जाते कि भाई एक पर्टिकुलर रीज़न है, लेकिन इन्होंने इस अध्ययन के आधार पर निकाला नहीं। अगर एक रीज़न होता, व्यक्तिगत रीज़न होता, तो इतने सारे फैक्टर नहीं दिखते कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में, इन्होंने ये निकाला पर्टिकुलर सिचुएशन में आत्महत्याएँ हो रही हैं। कब कब हो रही हैं? प्रोटेस्टेंट लोग ज़्यादा कर रहे हैं, शहरी ज़्यादा कर रहे हैं आत्महत्या, अविवाहित लोग कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई सिचुएशन है, कोई परिस्थिति है, इस वजह से वो कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होके कर रहे हैं। सैनिक लोग अकेले रहते हैं, वहाँ पे जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, दुख की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। महिलाएं लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, वो नहीं बियर कर पानी, तो इस वजह से आत्महत्या ज़्यादा हो रही है। गर्मी भी एक सिचुएशन, एक फैक्टर है, उसकी वजह से आत्महत्या ज़्यादा हो रही है। तो इन्होंने जो डेटा पाया उसके आधार पर कहा जो सुसाइड है वो क्या है, सामाजिक है। इसीलिए इन्होंने इसका एक सामाजिक सिद्धांत दिया और कहा जो आत्महत्या का सिद्धांत है वो एक सामाजिक सिद्धांत है। इस आधार पे, क्योंकि जो डेटा इनको प्राप्त हुआ था उसके आधार पे इन्होंने कहा। तो ये आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसमें और टाइप्स ऑफ सुसाइड बताते हैं। ओके, जैसे कि हम सभी को पता है कि टाइप ऑफ सोसाइटी कितने हैं, सुसाइड कितने हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ सुसाइड, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला टाइप है ईगोइस्टिक, दूसरा टाइप है अल्टरिस्टिक, तीसरा टाइप है एनोमिक और चौथा टाइप है फैटलिस्टिक। ठीक है, तो ये टाइप है हमारे 4 जो हम सभी को पता है। ईगोइस्टिक अहमवादी, पदार्थवादी, प्रतिमानहीनता और भाग्यवादी, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसको दूसरी तरह से पूछा जा रहा है, यूजीसी नेट में, आरपीएससी में और बहुत जगह पूछा गया। तो इसमें ये जो ईगोइस्टिक है उसमें ये मानते हैं कि ईगोइस्टिक में वैसे तो आपको पता है अहम को जब चोट पहुंचेगी तब करेंगे। अल्टरिस्टिक में तब करते हैं जब हम अपने लिए नहीं बल्कि अपनी सोसाइटी के लिए आत्महत्या करते हैं, किसी और के लिए। एनोमिक तो तब होती है जब प्रतिमानहीनता हो जाती है, कोई रूल्स ही नहीं फॉलो करता है, नियम ही नहीं फॉलो करता है, तब एनोमिक होता है। फैटलिस्टिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन लागू हो जाते हैं वहाँ पे फैटलिस्टिक होती है। तो कुछ इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए ये हम आंसर करेंगे। ईगोइस्टिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी जाती है, इसमें क्या होता है, लो इंटीग्रेशन होता है। लो इंटीग्रेशन होता है और ये पूछा जाता है, इसमें कम एकीकरण होता है। ठीक है, कम एकीकरण होता है। लो इंटीग्रेशन पूछा जाता है कौन सी सोसाइटी में लो इंटीग्रेशन पाया जाता है, या कभी कभी पूछ लेता है इसमें किसमें लेस इंटीग्रेशन है, वो आप फाइंड आउट करो। तो इन चारों में से आपको फाइंड आउट करना होगा और वो हो जाएगा ईगोइस्टिक। और उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा हाई इंटीग्रेशन। हाई इंटीग्रेशन किस में होगा, वो हो जाएगा अल्टरिस्टिक में। तो आपको याद क्या करना है, सीक्वेंस में मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको अगर ये
चारों टाइप लाइन से याद हैं, तो ये आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के आधार पे आप इसको याद करेंगे। आप याद कैसे करेंगे, पहले जो टाइप हैं 2 उसमें इंटीग्रेशन की बात हुई है, और सबसे पहले स्टार्ट कैसे होगा, लो से स्टार्ट होगा और फिर जाके हाई हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, लो इंटीग्रेशन हाई इंटीग्रेशन। उसके बाद सेम इसमें अपोजिट होगा, लो से ये भी स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें जो बात हो रही है वो इंटीग्रेशन की नहीं होगी, रेगुलेशन की बात होगी। लो रेगुलेशन, ठीक है, लो रेगुलेशन है इसमें, इस वजह से ही तो अनामी हो रही है। अनामी क्यों होती है, जब वहाँ पे नियम काम ही नहीं करते हैं, कोई रेगुलेशन ही नहीं है, जिसका जो मन है वो करेगा, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे जब रेगुलेशन कम हो जाएगा तो एनोमिक सुसाइड होने लगेगा। फिर इसके जस्ट अपोजिट है हाई रेगुलेशन। हाई रेगुलेशन कब होगा, जब नियम इतने ज़्यादा कठोर हो जाएंगे कि लोग उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा बंधन से तंग आ गए हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, फैटलिस्टिक होगा। तो ये भी आपको ये याद रखना है कि धीरे से शुरू होगा फिर बहुत ज़्यादा पहुँच जाएगा। तो अगर आपको ये तस्वीर पिक्चर ये आपके माइंड में रहेगी तो मुझे नहीं लगता आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, आप कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हैं, और अगर आप यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं, अगर आप ये डायग्राम के थ्रू अपने आंसर को लिखेंगे डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके आप चाहें तो ये इमेज भी बना सकते हैं। तो मैंने इसको इसलिए बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। पहले स्टार्टिंग में दोनों में इंटीग्रेशन की बात हुई है, लास्ट के दोनों में रेगुलेशन की बात हुई है, लेकिन आपको याद ये रखना है पहले लो होगा देन हाई होगा, कहीं अपोजिट कर दें आप तो ये नहीं, पहले लो, कोई भी चीज़ पहले स्लोली स्टार्ट होके देन ग्रो करेगी। तो ये भी ऐसे ही, पहले लो है इंटीग्रेशन, उसके बाद रेगुलेशन हाई पहले बहुत कम था, और जब आत्महत्याएँ इतनी ज़्यादा होने लगी तो उसको बहुत तेज कर दिया, हाई कर दिया, और रिजल्ट क्या हुआ, अपोजिट हो गया, आत्महत्या शुरू हो गई। तो ये क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं ईगोइस्टिक क्या होता है। तो ईगोइस्टिक आत्महत्या तब होती है जब किसी व्यक्ति के अहम को चोट पहुंचती है, मतलब किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा होता है मेरे साथ ऐसा हो जाएगा और उसको वो सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, तो वो आत्महत्या करने को बाध्य हो जाता है। तो इसमें मेन है जब किसी व्यक्ति के अहम को चोट पहुंचती है तब वो अगर आत्महत्या करता है तो वो आएगा ईगोइस्टिक में। ईगोइस्टिक का मतलब है हाई इंटीग्रेशन था, बहुत ज़्यादा एकीकरण की वजह से ऐसा वो सोचने लगता है। इसमें एग्जाम्पल है जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ओल्ड एज पीपल है, और उसको उम्मीद था कि ये लोग हमें उसके ओल्ड एज डेज में उसकी मदद करेंगे, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो वो ऐसा सोच लेता है मेरा तो कोई है ही नहीं, और फिर वो आत्महत्या कर लेता है। तो वो किस में आएगा, ईगोइस्टिक में। सिमिलरली अगर किसी को लगता है कोई अपने कारण की वजह से जैसे कि उसकी कोई चीज़ नहीं पूरी हो पा रही है, प्रेम संबंधों में अगर वो विफल हो गया है तो वो आत्महत्या कर लेता है, तो वो आएगा ईगोइस्टिक में। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में फेल हो गया है और उसके अहम को चोट लगती है तो वो किस में आएगा, ईगोइस्टिक में। यहाँ मेन मतलब है किसी के ईगो को चोट लगती है, उस वजह से अगर आत्महत्या करता है तो वो ईगोइस्टिक हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट है अल्टरिस्टिक, उसमें व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि किसके लिए करता है, समाज को बहुत अच्छा समझता है और समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझता है, तो सोसाइटी के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देता है। फॉर एग्जांपल सबसे जो फेमस एग्जांपल है वो है सती प्रथा का। सती प्रथा में क्या होता था, हस्बैंड की वजह से जो महिला होती थी उसको अपनी जान खुद देनी पड़ती थी, तो वो दूसरे के लिए अपनी जान देती थी। तो जब भी कोई व्यक्ति दूसरे के लिए जान देगा या सोसाइटी के लिए जान देगा तो वो आएगा अल्टरिस्टिक सोसाइटी में। इसमें और एग्जांपल हो सकता है जैसे कोई व्यक्ति जो जहाज का कैपिटल है तो वो कैप्टन क्या करता है, उसी के साथ डूब जाता है, या फिर कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है किसी सोसाइटी के लिए, तो वो इसमें आएगा अल्टरिस्टिक सोसाइटी में, क्योंकि वो दूसरे के लिए होता है। और इसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए सुसाइड करेगा तो वो अल्टरिस्टिक में आएगा, तो इसमें समाज उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट एनोमिक में क्या होता है, जब नियम, धर्म, प्रथा, कानून इतना काम नहीं करते हैं, विफल हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं,
तो क्या होता है, एनोमिक आदर्शहीनता, नॉर्महीनता आ जाती है, तो वहाँ पे ये सुसाइड होने लगती है। जैसे कि इसमें क्या होता है, किसान लोगों को व्यापार का घाटा हो गया, किसान लोग जो आत्महत्या करते हैं वो आएंगे इसमें, या फिर व्यापार में जो नुकसान हो गया उसकी वजह से जो आत्महत्या कर रहे हैं, अचानक से कोई चेंज हो गया ऐसा जो वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, मान लो बहुत ज़्यादा उन्नति हो गई या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो गया कि वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, सडनली जो होगा वो इसमें आता है एनोमिक में। इसके अपोजिट है फैटलिस्टिक सुसाइड, भाग्यवादी जो है उसमें क्या होता है, उसमें नियम इतना ज़्यादा कठोर होता है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उसको, बहुत ज़्यादा कठोर होता है और उसकी वजह से उनको बंधनों से तंग आकर अपनी आत्महत्या करनी पड़ती है, तो वो फैटलिस्टिक में आएंगे। इसमें क्या आएगा, जैसे दहेज प्रथा की वजह से कोई आत्महत्या कर लेता है, या फिर मानसिक तनाव, किसी स्टूडेंट को इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि वो नहीं बर्दाश्त कर पाता है तो वो दे देता है, आत्महत्या कर लेता है। या जो दास होते हैं उनको जो उनके मालिक होते हैं वो इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं कि वो नहीं रहना चाहते हैं और अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार की अगर आत्महत्या होती है तो किस में आएगी, भाग्यवादी में। तो सिंपली है, ईगोइस्टिक में जब अहम को चोट लगेगी तब, अल्टरिस्टिक हम किसी दूसरे के लिए करते हैं, एनोमिक में जब नॉर्म्स फॉलो नहीं होते हैं तब होती है, और जो फैटलिस्टिक है उसमें, भाग्यवादी जो है उसमें क्या होता है, नियम बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं तब आत्महत्या होती है। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो अल्टरिस्टिक सुसाइड है उसके 3 और टाइप बताए गए हैं, वो है बहुत ज़्यादा पूछी जाने लगी है। इसमें फर्स्ट है ऑब्लिगेटरी, सेकंड है ऑप्शनल और थर्ड है एक्यूट। ऑब्लिगेटरी को हिंदी में कहते हैं कर्तव्य प्रधान या अनिवार्य, ऑप्शनल को कहते हैं वैकल्पिक, और एक्यूट को कहते हैं तीव्र। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये इसके टाइप्स आजकल पूछे जाने लगे हैं। अभी लेटेस्ट RPSC 24 में ये पूछा गया था और इसको लर्न करना बहुत आसान है। अल्टरिस्टिक सुसाइड जब हम किसी दूसरे के लिए देते हैं, ऑब्लिगेटरी का मतलब आप आज्ञा से लगा सकते हैं। ऑब्लिगेटरी सुसाइड तब होगी जब कोई व्यक्ति कर्तव्य प्रधान है या अनिवार्य है कि कोई हमसे आज्ञा कह रहा है तो हमें सुसाइड करनी पड़ेगी। ऑप्शनल अल्टरिस्टिक में इसलिए आती है कि और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको आत्महत्या करनी ही पड़ेगी, तो ये इसमें आ जाएगा। और एक्यूट मतलब बहुत ही तीव्र और कुछ नहीं हो सकता, इसमें सुसाइड करनी ही पड़ेगी क्योंकि अल्टरिस्टिक के ये टाइप्स बताए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन 3 टाइप को ज़रूर लर्न कर लें, ये इसके अंदर आते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस बेस पे निकल के आया जो दरखाइम है, उन्होंने सुसाइड को ये माना कि यह कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि क्या है, ये एक सामाजिक क्रिया है। तो इन्होंने सुसाइड को क्या माना, आत्महत्या एक सामाजिक क्रिया है। किसके अकॉर्डिंग, दरखाइम के अकॉर्डिंग। और क्या नहीं है, व्यक्तिगत क्रिया नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए, कथन और निष्कर्ष बहुत पूछा जा रहा है आजकल, तो उसमें ये हो सकता है पूछ ले जो आत्महत्या है वो व्यक्तिगत क्रिया है या सामाजिक, तो सामाजिक क्रिया होगी इनके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से मैंने आपको एक पिक्चर बनाई है, आपके माइंड में क्रिएट करने की कोशिश की है। अगर आपने ये पिक्चर बना ली है अपने दिमाग में तो आपका 100% कोई भी क्वेश्चन सुसाइड से तो नहीं गलत होने वाला है। और अगर आप इस डायग्राम के तहत शो करना चाहते हैं किसी UG PG की क्लास में, तो आपको 100% बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग इस पिक्चर को अपने माइंड में एक बार माइंड मेकअप कर लीजिए, ताकि आप जब भी किसी को सुसाइड की थ्योरी एक्सप्लेन करें तो इस बेस पे इस तरह से सारी चीज़ों को कवर करते हुए एक्सप्लेन कर पाएँ। तो मैंने सुसाइड को फिनिश कर दिया है। अब नेक्स्ट हम एनोमी और थ्योरी ऑफ रिलीजन को कवर करेंगे, जो कि बहुत छोटा है, नेक्स्ट पार्ट में अभी करते हैं। तब तक इसको नोट कर लीजिए। ओके, एनोमी तो बहुत सिंपल है, मैंने कई बार डिस्कस भी कर दिया है बातों बातों में, लेकिन फिर भी अब कोर्स में है तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं।
एनोमी तब होती है जब नियमहीनता हो जाती है, वहाँ पे कोई नियम नहीं लागू होते हैं, और जब जो स्वाभाविकहीनता होती है वो नहीं होती है, जो एक रूल्स को फॉलो करना होता है वो नहीं होता है, और जब वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो पहले से कानून बने हुए हैं उनका उल्लंघन होने लगता है, नियमों का उल्लंघन होने लगता है, तो एनोमी की कंडीशन आ जाती है, प्रतिमानहीनता होने लगती है। तो इसमें कुछ की पॉइंट है, उनको आप लिख लीजिए। प्रतिमानहीनता होती है, नियम का उल्लंघन होता है, और धर्म का उल्लंघन होता है, और कानून का उल्लंघन होता है, और जो व्यक्तिगत क्रिया होती है वो होने लगती है। इस तरह से जो स्वाभाविक हीनता होती है वो घट जाती है। और जो अपने रूल्स लोगों के होते हैं वो उसको फॉलो कर लेते हैं, तो क्या होता है, जो एनोमी कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है। और इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या होगा, क्राइम बहुत ज़्यादा होने लगेगा, या फिर सुसाइड बहुत ज़्यादा होने लगेगी। जब कोई भी चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा होने लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती है, आप जनरल लाइफ में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से जब नियमहीनता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, एनोमी की कंडीशन आ जाएगी, प्रतिमानहीनता हो जाएगा, और इसमें क्या होने लगेगा, फिर कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। तो इस तरह से एनोमी में जो मैंने बताया वही है, कुछ खास इसमें है नहीं। और जब किसी भी चीज़ की दर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो एनोमी होगी, या फिर कुछ अचानक से ऐसा चेंज आ गया, वो अच्छा भी हो सकता है, तकनीकी में अचानक से इतना बदलाव आ गया कि नहीं कोई वो कर पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो भी एनोमी हो सकती है। तो इनकी पॉइंट को मेंशन कर लीजिए, फिर हम अपना लास्ट थ्योरी ऑफ रिलीजन करते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपना लास्ट सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन, जिसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको उन्होंने जो सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन थ्योरी है वो एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में उन्होंने बताया है अपनी बुक में। तो इसमें जो सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन है उसमें वो क्या मानते हैं, जो धर्म है उसमें वो दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट मानते हैं, और कहते हैं जो कोई भी धर्म है उसमें कुछ विश्वास, कुछ परंपराएं, कुछ कर्मकांड ऐसे होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन्होंने धर्म की एक समाजशास्त्रीय व्याख्या की है, इसी वजह से इसको सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन कहा गया है। और इसमें इन्होंने जो अपनी रिलीजन की थ्योरी दी उसमें इन्होंने दो चीज़ों, धर्म को उसमें इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं, और धर्म को उन्होंने दो चीज़ों में बांटा है, दो चीज़ें बताई हैं उसमें, एक है पवित्र और दूसरा है साधारण, यानी सैक्रेड और प्रोफेन। तो पूछा जाता है कि दुर्खिम ने कौन सी दो चीज़ें बताई हैं, तो उसमें सैक्रेड और प्रोफेन होता है, पवित्र अपवित्र नहीं होता है। तो पहली चीज़ ये हो गई। अब पवित्र में उन्होंने किस किस चीज़ों को रखा है, इन्होंने रखा है विश्वास को, कर्मकांड को, और ऐसे व्यवहार करने के तरीके या कर्मकांड जो धर्म की एक ये व्याख्या करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये ऐसा व्यवहार है जिससे एकीकरण का बोध होता है। ऐसे विश्वास या कर्मकांड जिससे एकीकरण होता है, वहीं से धर्म की उत्पत्ति होती है। और इस वजह से धर्म में ये कहते हैं कि इसमें सामूहिकता का भाव पाया जाता है, क्योंकि जो विश्वास और कर्मकांड हैं वो सामूहिकता का प्रतीक है, उसमें सामूहिकता होती है, और वहाँ से एकीकरण, जो धर्म है वो एक तरह से एकीकरण करता है, लोग को एक बना के रखता है, क्योंकि एक तरह के व्यक्ति एक विश्वास को मानते हैं और उस विश्वास को मानते हुए उससे रिलेटेड उसके कर्मकांड करते हैं, इसलिए जो धर्म है उसमें एकीकरण और सामूहिकता की भावना पाई जाती है अकॉर्डिंग टू दरखाइम। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने ये इस अपनी धर्म के सिद्धांत में तीन चीज़ें बताई हैं। एक तो है विश्वास, दूसरा है कर्मकांड, और तीसरा है नैतिकता, जिसमें नैतिकता को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं और कहते हैं कि नैतिकता ही
एकता या एकीकरण का विकास करती है और इसी वजह से एक पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले लोग एक जैसे विश्वास करते हैं और उनका एक जैसा कर्मकांड होता है। तो वो कहते हैं धर्म जो है वो समाज में एकता बनाए रखने का काम करता है, एकीकरण बनाए रखने का काम करता है, सामूहिकता का काम करता है। दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का जो टोटम था उसके आधार पर उन्होंने धर्म की उत्पत्ति का स्वरूप माना है। तो जो दरखाइम थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति के टोटम में जो टोटम पाया जाता था उसके आधार पर धर्म की उत्पत्ति का एक्सप्लेनेशन दिया है या धर्म की उत्पत्ति के स्वरूप को बताया है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, एक तो वो धर्म को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है किसने धर्म को पवित्र माना है तो वो उसमें आंसर होता है दरखाइम। यहाँ पे सिर्फ हम एक ही कोटेशन बताएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दरखाइम जो है वो सिर्फ धर्म को पवित्र मानते हैं, बाकी जो मालिनोव्स्की वाला है वो आप मत लर्न करिए, अपने आप ही लर्न हो जाएगा जब आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा कि धर्म को पवित्र, केवल धर्म को पवित्र माना है दरखाइम ने। अब हम बात करते हैं कि टोटम, टोटम क्या होता है वो बहुत जानना ज़रूरी है। जब हमने टोटम की बात की है तो टोटम होता है कोई भी पूर्वज मानव हो सकता है, कोई भी पौधा हो सकता है, पेड़ हो सकता है, या फिर कोई भी निर्जीव वस्तु हो सकती है, ये टोटम हो सकता है। और इसके प्रति हम क्या करते हैं, टोटम जो होता है वो बहिर्विवाही होता है और आपस में रक्त संबंधी होता है। तो रक्त संबंधी होता है, इस वजह से इसको एक टोटम के जो मानने वाले लोग होते हैं वो आपस में विवाह नहीं करते हैं। तो टोटम जो होता है वो बहिर्विवाही होता है, टोटम के प्रति एक विशेष लगाव होता है। टोटम कोई पूर्वज मानव हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, कोई निर्जीव वस्तु हो सकती है जिसके प्रति वो आदर, सम्मान और भाव रखते हैं। और इस तरह से जो टोटम है, और इसी तरह से हम एक रिलीजन को मानने वाले जो होते हैं उसमें एक आदर, सम्मान, भाव का प्रतीक होता है, उसमें विश्वास, कर्मकांड होते हैं जो सामूहिकता को बनाए रखते हैं। तो इस वजह से टोटम जो था वो ऑस्ट्रेलिया का अरुंटा जनजाति के आधार पे उन्होंने अध्ययन करके बताया था। और टोटम जो टोटम था उसमें उन्होंने टोटम के दो स्वरूप बताए थे, दो टाइप बताए थे। जीवंत और प्रतीकात्मक। इसमें जो प्रतीकात्मक है उसको वो चुरिंगा कहते हैं। कहीं पूछ ले कि चुरिंगा क्या है, तो जो टोटम का एक टाइप है, स्वरूप है प्रतीकात्मक, उसको उन्होंने चुरिंगा कहा है। तो ये कुछ टोटम के बारे में था। इसके अलावा जो दरखाइम है उन्होंने इसके पहले जो जीववाद और प्रतीकात्मक प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत था उसकी क्या की थी, आलोचना की थी। और उन्होंने कहा था जो धर्म है उसकी व्याख्या समाजशास्त्री विश्लेषण के आधार पर करें। और इसमें समाजशास्त्री विश्लेषण के आधार पर करने के लिए जितनी भी वस्तुएं थी सारी समाज में, उन सारी वस्तुओं को क्या किया था, इन दो भागों में बांट दिया था, पवित्र और साधारण में। और पवित्र में विश्वास और कर्मकांड को रखा था और यहीं से धर्म की उत्पत्ति होती है। आपको समझ में आ गया होगा। तो इन्होंने माना जो समाज है, सोसाइटी, वही वास्तविक देवता है। ये कोटेशन पूछा जाता है पीजीटी में, समाज ही वास्तविक देवता है। किसने कहा है, ये कहा है दरखाइम ने। इसके अलावा वो कहते हैं समाज जो है वो महिमान्वित समाज विज्ञान है, उसको मानते हैं सोसाइटी को। तो सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देते हैं ये
दरखाइम। और इसमें जब भी आपको कोई कोटेशन ऐसा मिलेगा जिसमें सोसाइटी की इम्पोर्टेंस की बात हो रही होगी तो वो हो जाएंगे दुरखाइम। और इसमें इन्होंने ये थ्योरी ऑफ रिलीजन में यही इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो जो टोटम होता है बहिर्विवाही होता है, रक्त संबंधी होता है, इसी के साथ साथ एक पक्षी भी होता है, एक पक्ष होता है इसमें। और ये एकता के आधार यूनिटी को दिखाता है, यानी इसमें एक एकीकरण की भावना होती है, सामूहिकता की भावना होती है। और इसी के आधार पर उन्होंने धर्म की उत्पत्ति की बात की है। और धर्म जो होता है उसके जो विश्वास कर्मकांड होते हैं वो समाज में एकीकरण लाने का काम करते हैं, सामूहिकता लाने का काम करते हैं। और उसमें उन्होंने 3 की पॉइंट दिए, विश्वास, कर्मकांड, नैतिकता। और नैतिकता को बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने माना है। इसी के साथ साथ उन्होंने जीववाद, प्रकृतिवाद, इनकी आलोचना करके धर्म के समाजशास्त्री विश्लेषण पे इन्होंने फोकस किया था। और जितनी भी सोसाइटी में चीज़ें पाई जाती हैं उसको 2 भागों में बांटा था, सेक्रेट और प्रोफेन में। और इसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रेंटा जनजाति के टोटम के आधार पे धर्म की बात की थी। तो मुझे लगता है कि थ्योरी ऑफ रिलीजन में और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसी के साथ ही साथ हमारा जो थिंकर थे इमानुएल दुर्खीम, जिनके बारे में हमने बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ों को और आपके सामने लाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी ने अगर अच्छे से हमारी वीडियो को देखा होगा तो एक अच्छी इमेज और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी इमानुएल दुर्खीम के बारे में। और कुछ ना कुछ तो आपने नया सीखा ही होगा, क्योंकि हमने इतनी सारी लगभग 20 बुक्स इनकी डिस्कस की हैं और इतने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है, तो कुछ तो आपको नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक बाय बाय।